स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं धात्विक बंध की प्रकृति का, और उसके अंतर्गत हम जो विभिन्न सिद्धांत हैं जिसके तहत हमने पिछला जो वीडियो था उसमें संयोजकता बंध की मदद से किस प्रकार से धात्विक बंध की प्रकृति को समझाया जा सकता है, इस पे हमने बात की थी। और उसके दो पहलू हैं। संयोजकता बंध जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम जो धात्विक बंध की प्रकृति है उसको अनुनाद और जो संकरण है दोनों जो संकल्पनाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हुए समझा सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अनुनाद की संकल्पना का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से धात्विक बंध की प्रकृति व जो धातुओं में उपस्थित गुणों को हम समझा सकते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, जिसके तहत जो दो प्रकार के जो अनुनाद हैं, सिंक्रोनियस अनुनाद और नॉन सिंक्रोनियस अनुनाद, या फिर हम ये कहेंगे तुल्यकालिक अनुनाद और जो अतुल्यकालिक अनुनाद है उसका हम इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से जो धातुओं में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या जो धात्विक बंध है वो किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम जो संयोजकता बंध सिद्धांत का जो दूसरा एस्पेक्ट है संकरण का हम इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से धात्विक बंध की संकल्पना को समझा सकते हैं। देखिए संकरण क्या होता है इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि जब किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा या हम ये कहेंगे कि जब किसी परमाणु के भिन्न भिन्न आकृति व लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके और नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा और जो आकृति है लगभग एक समान होती है, जो कि ज्यादा अधिक दिशात्मक होते हैं। और अधिक दिशात्मक जो कक्षक होते हैं वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन या जो हम ये कहेंगे अत्यापन अधिक मात्रा में कर सकते हैं, जिससे बनने वाला बंध है वो अधिक मजबूत हमें प्राप्त होता है। देखिए लिथियम का हम एग्जांपल लेते हैं। लिथियम का एग्जांपल 1s2 2s1 और 2p 0 है। तो यहाँ पे देखिए 2s और 2p 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p कंप्लीट रूप से खाली है। यहाँ पे ये जो एक s और जो p ऑर्बिटल है दोनों आपस में संकरण करके और दो संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसमें एक संकरित कक्षक में एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है जबकि दूसरा जो संकरित कक्षक है वो खाली है। ये क्या कहेंगे हम sp संकरित कक्षक। ओके, यानी प्रत्येक लिथियम परमाणु के पास में दो sp संकरित कक्षक होंगे जो कि आपस में ओवरलैपिंग करके और बॉन्ड फॉर्मेशन करते जाएंगे और धात्विक जो कोश है उसका विस्तार होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए NS और N के कक्षकों के बीच में संकरण हो रहा है, जिनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। ठीक है, अगर हम लिथियम की बात करें तो ये लगभग 170 किलोजूल प्रति मोल डिफरेंस प्राप्त होता है। अगर ज्यादा अंतर है तो फिर इनके बीच में ओवरलैपिंग संभव नहीं है या इनका जो संकरण है वो संभव नहीं है। दूसरा देखिए इसमें ये भी हो सकता है N-1d और NS कक्षकों के बीच में भी हो सकता है। ओके, इन कक्षकों के बीच में जब संकरण होगा तो जो संकरित कक्षक हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे बजाय कि NS और NP की। ओके, लेकिन इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो कंपेरेबल होना चाहिए तभी संभव है। ओके, तो देखिए इसमें हम अगर बात करें पोटेशियम से, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, जिंक। तो यहाँ पे देखिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शुरू में बढ़ता है, कहां तक बढ़ता है, क्रोमियम तक बढ़ता है, यानी
फिर उसके बाद में देखिए मैंगनीज से और निकेल तक क्या होता है, कांस्टेंट सा हो जाता है, लगभग कांस्टेंट यानी अपरिवर्तित, और फिर उसके बाद में बढ़ता है। बात समझ में आई? अगर हम ये कहें कि इनकी जो एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन है, उसका मान एक जो आवर्त है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर लगातार रूप से नहीं बढ़ता, एक जो आवर्त है उसमें लेफ्ट से राइट जाने पर लगातार रूप से नहीं बढ़ता है, वो स्टार्टिंग में बढ़ता है, बीच में मैक्सिमम होता है, उसके बाद में थोड़ा सा कांस्टेंट होता है और लास्ट में बढ़ने लगता है। तो इस बात को हम जो संकरण की जो संकल्पना है उसका इस्तेमाल करते हुए ही समझा सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे जो शुरू के जो एलिमेंट्स हैं, शुरू के एलिमेंट्स में ये जो NS और NP कक्षकों, किसी जो मेटल है उसका जो NS और NP कक्षक है वो आपस में मिक्सअप होके हाइब्रिडाइजेशन होकर के वो नए कक्षक बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो बंध सामर्थ्य है उसका मान बढ़ता है, और जैसे जैसे बंध सामर्थ्य का मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका मान बढ़ता है। बीच का जो तत्व है उसमें देखिए N-D और NS कक्षकों की ऊर्जा लगभग बराबर हो जाती है। ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग में NS और NP कक्षकों का जो ओवरलैपिंग था वो इफेक्टिव था, उसके बाद में N-1D और NS कक्षकों का इफेक्टिव हो गया है। अभी हमने कहा है कि इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बजाय कि इसकी वजह से तो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होता है, ये जो इनकी ऊर्जा बढ़ेगी और ऊर्जा बढ़ेगी तो NS और जो डी कक्षकों की जो बीच में ऊर्जा का गैप है वो डिसॉल्व होगा और उनकी ऊर्जा लगभग समान बनती चली जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें जो मिक्सिंग है, ऑर्बिटल्स का जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग होकर के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, परमाणु करण की ऊष्मा है, उसका मान बढ़ता चला जाता है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, मैंगनीज कॉपर, और उसके बाद में डी कक्षकों का पेयरिंग शुरू हो जाता है, और जब डी कक्षकों का पेयरिंग शुरू होगा उनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है, और ये रिपल्शन है वो प्रतिसंतुलित हो जाता है बढ़ते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा। तो यहाँ पे जो बीच के तत्व हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट का मान लगभग हमें कांस्टेंट नजर आता है, और उसके बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भर गया है, और उसके बाद में NS और NP कक्षकों का जो प्रभाव है वो हमें नजर आता है। तो ये बात समझ में आई, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम किस प्रकार से जो इनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन है उसमें परिवर्तन को हम बता सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ पे संकरण NS और NP और N-1D और NS के बीच में हो रहा है, तो किस जो धात्विक तत्व के लिए कौन सी जो शर्त है, कौन सी कंडीशन लागू होती है, उसके हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो परिवर्तित होती चली जाती हैं। ओके, इसके अलावा देखिए जो वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है उसकी मदद से हम क्या क्या समझा सकते हैं धात्विक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, और क्या क्या नहीं समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसकी मदद से हम धात्विक जो धातु के कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम समझा सकते हैं। तो देखिए पहला हम उसकी जो चालकता है, चालकता को समझा सकते हैं। अभी जो अनसिंक्रोनियस जो रेजोनेंस था उसमें आयनिक स्पीशीज बनी थी, तो आयनिक स्पीशीज के माध्यम से जो चालकता है उसको बताया जा सकता है। दूसरा जो धात्विक चमक है, धात्विक चमक को हम नहीं समझा सकते हैं क्योंकि धात्विक चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और यहाँ पे हम बात करें कि धातु के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री था वो भी ओवरलैपिंग के माध्यम से बॉन्डिंग में काम आ गया है, तो धात्विक चमक को हम इसकी मदद से नहीं समझा सकते हैं। तीसरा देखिए इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो
कई जो धातुएं हैं वो पैरामैग्नेटिक होती हैं, कई डायमैग्नेटिक होती हैं, कई फेरोमैग्नेटिक होती हैं। इस बात को हम कैसे समझाएं? तो इस बात को भी हम जो धातुओं का जो चुंबकीय व्यवहार है उसको भी ठीक प्रकार से संयोजकता बंध सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए नहीं समझाया जा सकता है। फिर चौथा देखिए, इसका जो बैंड स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रमी गुणधर्मों की व्याख्या भी संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कोई ऑर्बिटल्स की व्यवस्था नहीं है कि कुछ ऑर्बिटल्स कम एनर्जी लेवल पे हों, कुछ ऑर्बिटल्स अधिक एनर्जी लेवल पर हों। ओके, तो ये भी संभव नहीं है। ओके, तो ये बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको संयोजकता बंध सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए समझा पाना संभव नहीं रहा। तो इनकी कमियों को जो ध्यान में रखते हुए हम जो अगला सिद्धांत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बारे में हम अगले वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।